अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, ऐसा मोदी जी और बीजेपी के सपोर्टर कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए पहले जरा उसे सुनते हैं। 2024 4 जून लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट भी मिलने वाली है और बाकी देश में हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सब। अब इनमें से कौन सच्चा साबित होगा और कौन झूठा साबित होगा, इसको प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतनी राजनीति की समझ नहीं है। लेकिन जब हम मार्केट में काम करते हैं तो हमें पॉलिटिक्स का चश्मा उतार देना चाहिए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर का चश्मा लगा देना चाहिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर कौन होता है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर वो होता है जो हर तरीके की सिचुएशन की स्टडी करता है, वर्स्ट केस की एनालिसिस करता है, रिस्क की एनालिसिस करता है, वर्स्ट केस सिचुएशन के बारे में समझता है। और जो लोग रिस्क और वर्स्ट केस की एनालिसिस नहीं करते हैं वो हमेशा अपना पैसा मार्केट को गिफ्ट देकर चले जाते। तो अगर ये सरकार कंटिन्यू करती है तो बाजार में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने की उम्मीद है और जैसा मार्केट चल रहा है लगभग वैसा ही चलने की उम्मीद है। लेकिन क्या होगा अगर सरकार बदलती है? कुछ लोगों का ये कहना है और मानना है कि अगर सरकार बदलेगी तो 30% की गिरावट होगी। इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोगों का कहना है कि चाहे कोई भी सरकार आए, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बाद मार्केट जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और नए ऊंचाइयों को छुएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है, विक्स क्या कहता है, इन सभी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि अगर सरकार बदलती है तो किन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो पहला प्रश्न ये कि अगर सरकार बदलेगी तो बाजार में 30% की गिरावट होगी, इसमें कितनी सच्चाई है? लोग ऐसा इसलिए कयास लगा रहे हैं क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ जब 2004 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गई और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त 30% की गिरावट हुई थी। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? अगर सरकार बदलती है क्या 30% मार्केट गिर जाएगा? देखिए 2004 की अगर हम बात करें तो उस गिरावट की वजह क्या थी? जब वाजपेयी जी की सरकार गई और मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई तो एक कोalition गवर्नमेंट थी, उसमें लेफ्ट पार्टीज का भी उस गवर्नमेंट को सपोर्ट था। मार्केट ने ये अंदेशा लगाया कि अगर लेफ्ट पार्टी सपोर्ट करेंगे तो वो अपनी मनमानी करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो प्रो मार्केट उनको नहीं कहा जाता। हालांकि इसमें भी बहुत सारा डिबेट है, लेकिन इस वजह से मार्केट्स में बड़ी गिरावट आई क्योंकि लोगों को लगा कि अब सारी पॉलिसीज़ प्रो मार्केट नहीं बन पाएंगी और इसकी वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट हुई। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने उन सब को गलत साबित किया और जो लोग मार्केट छोड़ के गए थे वो वापस आए और मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सबको साथ में रखकर भी उन्होंने अपने प्रो मार्केट पॉलिसीज़ के साथ मार्केट को आगे बढ़ाया। तो अगर सरकार बदलती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ी गिरावट होगा, वो डिपेंड करेगा कई चीज़ों पर। नंबर 1 चीज़ ये है कि कौन सी पार्टी ड्राइविंग सीट पर रहती है, कौन सा कैंडिडेट पीएम का कैंडिडेट बनता है और वो किस आइडियोलॉजी, किस बैकग्राउंड से आता है और किसका मैनिफेस्टो और किसकी पॉलिसीज नए सरकार में चलती, ये सब डिसाइड करेगा कि मार्केट में गिरावट होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो देखने वाली बात यह है कि अदानी अंबानी को दोनों तरफ से हमले अब किए जा रहे हैं, तो उनके साथ क्या होता है नई सरकार में, ये भी डिसाइड करेगा कि मार्केट की दशा और दिशा आने वाले सरकार में क्या होगी। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है कि नई सरकार में आने के बाद क्या किसी तरीके की स्कैम के बारे में अंदेशा मार्केट को लग सकता है, उसका उजागर हो सकता है। ऑलरेडी
कई लोग मार्केट में स्कैम की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो सच है या गलत है। अगर कुछ इस तरीके का स्कैम निकल कर आता है तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो मार्केट में कितनी गिरावट होगी ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो एक बड़ा रीज़न जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन हो सकता है वो है वैल्यूएशंस कंसर्न्स। ऑलरेडी अगर हम फॉरवर्ड पी की बात करें तो 21 टाइम्स मार्केट ट्रेड हो रहा है, जो कि अर्निंग्स से काफ़ी आगे निकल गया है, तो उसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर हम बड़े क्रैश और बड़े गिरावट की बात कर रहे हैं तो वो इन फैक्टर्स पर ही डिपेंड करेगा। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर सरकार बदलती है तो वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर नई सरकार भी मार्केट फ्रेंडली निकल कर आती है तो क्यों बाजार गिरेगा, ये सोचने वाली बात है। तो आइए पहले मार्केट के टेक्निकल पैरामीटर्स को देखते हैं कि वो हमें क्या अंदेशा दे रहा है कि मार्केट में इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के तुरंत के बाद कितना उतार चढ़ाव हो सकता है। और इसके बाद हम उन सेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे जो सरकार बदलने के बाद जिनमें एक बड़ी मूवमेंट होने की उम्मीद हो सकती है। तो आइए दोस्तों पहले विक्स को ट्रैक करते हैं। दोस्तों मैं विक्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि मैं मोस्टली आईवीज़ को ट्रैक करता हूँ, लेकिन विक्स एक जनरली ट्रैक किया जाता है, काफ़ी सारे एनालिस्ट ट्रेडर्स ट्रैक करते हैं और ये भी कुछ हद तक जो है मार्केट की पिक्चर को बताता है। तो आइए देखते हैं कि विक्स क्या कहता है और हम पिछले इलेक्शन से पहले विक्स की क्या सिचुएशन थी और कितना मूवमेंट हुआ उसको ज़रा हम कंपेयर करके देखते हैं। तो 2009 की पहले बात करें, और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से इस इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद मार्केट ने अपर सर्किट लगाया था पहली बार। तो उस इलेक्शन से पहले अगर हम विक्स को देखें, इलेक्शन रिजल्ट आने से 2-3 महीने का विक्स का रेंज देखें तो 45 to 65% रेंज था। और ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से नहीं हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा उस टाइम 2008 का वो क्रैश कंटिन्यू चल रहा था मार्केट में, टोटली बेरिश सेंटिमेंट्स थे और बहुत बुरी स्थिति थी और शायद उसी का परिणाम था कि इतना ज़्यादा विक्स हमें देखने को मिला। और अगर हम 3 महीने का हाई और लो स्विंग को देखें तो करीब 50% से ज़्यादा की निफ्टी में मूवमेंट हुई। तो काफ़ी हद तक जो विक्स है वही प्रेडिक्ट कर रहा था कि कितनी बड़ी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर हम 2014 की बात करें, और 2014 में काफ़ी हद तक मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा था कि मोदी जी की सरकार बनेगी, और उस दौरान अगर हम विक्स को देखें तो 19 to 30% जो 3 महीने का विक्स का रेंज था और मार्केट में 15% का स्विंग हुआ हाई और लो। तो ये इसे मैं एक इलेक्शन से पहले एक नॉर्मल राइज एंड फॉल बोलूँगा, इसमें कुछ भी मिरेकुलस नहीं था। 2019 में हम देखें तो एक तरीके से वंस अगेन लोग ऑलमोस्ट श्योर थे कि सरकार कंटिन्यू होगी और वही विक्स में भी हमें देखने को मिला 16 से 28%, और मार्केट में भी कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। और आज की अगर हम सिचुएशन देखें 2024 में तो विक्स 12 से 18% के रेंज पे घूम रहा है और अब तक हमने 3% का स्विंग देखा है। अगर इन विक्स को अगर हम पास्ट में आप जाके देखेंगे तो इलेक्शन से पहले अगर एक रिजल्ट आने से 1 महीने पहले तक भी देखें तो विक्स यूजुअली नीचे रहता है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और फिर एक सडन स्पाइक देता है इलेक्शन से पहले। तो अभी भी रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम बचा हुआ है, करीब 2 से 3 हफ्ते बचे हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जंप नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक मैं कहूँ तो ये ट्रेलर है। अब मार्केट को क्या भनक लगती है आने वाले दिनों में, स्पेशली अगले फेज के बाद क्या क्लैरिटी होती है उस पर डिपेंड करेगा। और अगर विक्स में बड़ी मूवमेंट नहीं होती है तो मार्केट में भी बड़ी मूवमेंट होने की संभावनाएं कम है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अभी ये विक्स की पिक्चर बाकी है, अभी आपको वेट करना है और देखना है कि इस फ्रंट में क्या हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आईवीज़ को ट्रैक करता हूँ और आईवी इस वक्त हमें क्या पिक्चर दे रही है। तो अगर हम जून की एक्सपायरी की मंथली एक्सपायरी की आईवीज़ को देखें और उसके बेसिस पर एक रेंज की प्रेडिक्शन करें तो इस वक्त 20,000 से 24
20,000 के बीच में रेंज रहने की उम्मीद है। अगर हम करंट डेटा को देखें, पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ जो रेंज बताया था आईवीज के बेसिस पर, वो क्या था, 20,400 टू 24,500। तो ऑलरेडी ये रेंज नीचे की तरफ खिसकनी शुरू कर दी है। तो आने वाले कुछ दिनों में भी हमें इसे ट्रैक करना है और देखना है कि ये कहाँ तक नीचे जाती है। फिलहाल मार्केट इससे बाहर नहीं देख रहा है पिक्चर, अभी भी यही लगाया जा रहा है कि प्लस माइनस इतना ही मार्केट में हो सकता है। तो इसके बाहर की कल्पना करना इस वक्त सिर्फ स्पेकुलेशन होगा। फिलहाल जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्केट में बड़ी गिरावट के कोई संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में शायद मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने ऑप्शंस लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करना चाहता हूं। इस वक्त हम 2 तरीके के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। अगर आप एब्सोल्युटली बिगिनर हैं और बिगिनर से एडवांस तक की ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम क्लब 100 को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप HNI ऑप्शंस ट्रेडर हैं, आपको ऑप्शंस मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे 2 डेज़ ऑफलाइन लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कोलकाता में होने वाला है नोवोटेल 5 स्टार होटल में। और वहाँ पे हम जो HNI ग्रेड की स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑप्शन एडजस्टमेंट से लेके और भी कई तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को कवर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये HNIs के लिए ही सूटेबल स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है और इसमें ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। तो जो भी प्रोग्राम आप अपने नीड के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सरकार बदलती है और नई सरकार आती है तो कौन लोग सेलिंग करेंगे, आइए उसका भी एक डेटा देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इंडियन मार्केट में जितनी भी शेयर्स हैं, उनकी अगर होल्डिंग की बात करें तो 44% तो प्रोमोटर होल्ड करता है। तो प्रोमोटर तो खरीद बेच करते नहीं हैं, फंड रेजिंग वगैरह के लिए वो यूजुअली करते हैं। अगर हम FPI को देखें तो 18% FPI फिलहाल होल्ड कर रहा है। वो लगातार अपनी होल्डिंग को गिरा रहे हैं बाय द वे पिछले कई सालों से, और इस साल मई में भी वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। मई में ही $2 बिलियन की उन्होंने सेलिंग कर दी है और नेट सेलर 2024 में बन चुके हैं। तो ये तो सेलिंग मोड में है। अब ये वापस तब आएंगे जब उनको इलेक्शन के बाद एक ऐसी गवर्नमेंट का इंडिकेशन मिलेगा जो कि प्रो मार्केट है। दूसरा जो इनके सेलिंग का एक बड़ा रीज़न है, मैंने आपके साथ शेयर किया कि मॉरिशस में जो ट्रीटी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लोजर्स उन्हें करने पड़ सकते हैं, और इसमें काफ़ी फर्जी FPIs भी हैं जो मार्केट छोड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि उनको डिस्क्लोजर्स देने पड़ सकते हैं। तो 18% अभी उनकी होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो में सिचुएशन आती है तो वो काफ़ी सारी सेलिंग वहाँ पर हो सकती है। इसके बाद DIIs की बात करें तो DIIs कौन होते हैं, जो लॉन्ग टर्म जो म्यूचुअल पेंशन फंड्स एक्सेट्रा होते हैं, जो गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी जो बहुत सारा सेलिंग शायद नहीं करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी गिरावट होगी तो वो बाइंग भी करेंगे, तो ये मार्केट को सपोर्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड्स, अब म्यूचुअल फंड्स 9% स्टॉक्स होल्ड करते हैं। ये एक रिस्क जोन में है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स के होल्डर हैं वो इस वक्त प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे ही उन्हें लगेगा कि सिचुएशन उनके मन मुताबिक नहीं हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग वो करेंगे, रिडम्पशन का प्रेशर आएगा, तो ये मार्केट में प्रेशर डाल सकता है। रिटेल भी अगर प्रॉफिट्स में है तो वो प्रॉफिट को बुक करेंगे, अगर लॉस में है तो वो सेलिंग नहीं करेंगे। फिलहाल काफ़ी रिटेल्स प्रॉफिट में है, कई लॉस में भी हैं, तो यहाँ पर एक मिक्स्ड बैग हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। LIC सेलिंग नहीं करेगा, और HNIs ये डेफिनेटली अगर मार्केट में रेजीम चेंज होता है तो ये सेलिंग करेंगे। तो अगर रेजीम चेंज होता है तो 18% लोग जो इसमें से हैं वो सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर एकदम ऐसे सिचुएशन बन जाती है जैसे बिल्कुल किसी को मेजॉरिटी नहीं है, या कोई ऐसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है जिसको मार्केट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 36% लोग इसमें से सेलर बन सकते हैं। तो
तो इस वक्त ये कयास लगाना कि सरकार बदलेगी और बड़ी गिरावट होगा, इस वक्त ये सिर्फ प्योर स्पेकुलेशन है। हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्लैरिटी को इमर्ज करना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखना पड़ेगा। और इस वजह से बहुत ज़्यादा ये रिस्की सिचुएशन हो जाती है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा, किस तरीके की पॉलिसीज़ आएंगी, किस तरीके के वो टैक्सेशंस लगाए जाएंगे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता। तो ये इतना आसान नहीं है प्रेडिक्ट करना कि सरकार चेंज होगी तो 30% मार्केट गिर जाएगा या 30% बढ़ जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि अगर रेजीम चेंज होता है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, उनका मैनिफेस्टो लागू होता है, उनके प्रोमिसेस लागू होते हैं, तो किस तरीके से शेयर मार्केट को उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा और किन सेक्टर्स को उसका फ़ायदा होगा। आइए ज़रा इस बारे में बात करते हैं। पहले आइए मैं आपको एक पास्ट का कंपैरिजन दिखाता हूं, और ये मेरी एनालिसिस नहीं है, ये मिंट न्यूज़पेपर की एनालिसिस है। उन्होंने बहुत अच्छी एक कंपैरिजन किया मोदी ईयर्स एंड मनमोहन ईयर्स, दोनों के प्राइम मिनिस्टरशिप को कंपेयर किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने किन किन सेक्टर्स में अच्छा परफॉर्म किया। तो डोमेस्टिक स्कूटर सेल्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ट्रैक्टर्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, रिटेल लोन्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, एयरलाइन पैसेंजर्स में मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया। तो आप तमाम सेक्टर्स को देख सकते हैं। तो इस न्यूज़पेपर में यही कहा गया कि ज़्यादातर सेक्टर्स ने मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट में अच्छा परफॉर्म किया। और ये डेटा आपके सामने है, ये मेरी एनालिसिस नहीं है, ये मिंट न्यूज़पेपर की है। तो अगर हम कांग्रेस गवर्नमेंट का फोकस देखें तो क्या है, टू व्हीलर सेक्टर, ट्रैक्टर सेक्टर, जो इंक्रीमेंटल रिटेल लोन्स है, छोटे लोन्स है, माइक्रो फाइनेंस है, वो सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा। और आप देख सकते हैं किन किन सेक्टर्स में कंपैरेटिवली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अब आइए ज़रा उनके मैनिफेस्टो को देखते हैं, वहीं से हमें क्लू मिलेगा कि किन सेक्टर्स को उनकी सरकार या आने के बाद या उनकी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होने के बाद फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं हिस्सेदारी न्याय इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि इससे मार्केट का कोई ज़्यादा वो नहीं है, युवा न्याय को अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें मिलता है भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की। तो यहाँ पे क्लियरली जॉब्स पर फोकस है। अब ये देखिए इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, सरकार आएगी नहीं आएगी, डिफरेंट स्टोरी। मैं उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनकी सरकार बन गई और उनके प्रोमिसेस को लागू किया जा रहा है ईमानदारी से, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली यंग लोगों के जॉब पे फोकस है। अब यंग लोगों पर के पास अगर पैसा हाथ में आएगा, मंथली सैलरी आएगी, तो वो क्या करेंगे, वो वही करेंगे जो हर यंग इंसान करता है। हम अपने यंग डेज में तो 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते थे और रात के 8-9 बजे तक काम करते थे, और जब हम निकलते थे तो लोग बोलते थे कि आप तो बहुत जल्दी जा रहे हो, किस्मत वाले हो। तो हम उस जनरेशन के हैं। लेकिन आज के जनरेशन के लोग जब उनके हाथ में पैसा आता है तो वो खर्च करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, फास्ट फूड चीज़ों पे को कंज्यूम करते हैं, बाइक्स खरीदते हैं, कार तो शायद इतनी सैलरी पे नहीं खरीद पाएंगे। तो इन सेक्टर्स को इससे फ़ायदा होगा। अगर हम नारी न्याय शक्ति को देखें तो वहाँ पर भी उनके हाथों में पैसे पहुँचाए जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब वो उनके हाथ में पैसे आएंगे तो वो अपने किचन की चीज़ें, घर के सामान की खरीदारी करेंगे। तो इससे यहाँ पर FMCG सेक्टर को फ़ायदा होगा। और शायद इसीलिए अभी आप देखिए FMCG में रैली हो रही है। शायद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक स्पेकुलेट किया, और साथ ही एक और रीज़न है कि जिस तरीके से बाकी सेक्टर्स में गिरावट हो रही है तो पैसे को वहाँ पर पार्क किया जा सकता है। तो डेफिनेटली FMCG विल परफॉर्म वेल अगर ये इम्प्लीमेंट होता है। वहीं अगर हम किसान न्याय की बात करें तो यहाँ पर भी उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, कर्जा माफ़ी है और बीमा का भुगतान है। तो इनके हाथों में भी, साथ ही आप देखिए GST मुक्त खेती, यानी कि खेती में GST नहीं देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से किसान के हाथ में जब पैसा आएगा तो वो क्या करेगा, तो वो तो एक ही चीज़ जानता है, वो ट्रैक्टर खरीदेगा, वो फर्टिलाइज़र खरीदेगा, वो सीड्स खरीदेगा। तो उन सेक्टर्स को इससे फ़ायदा होगा। सिमिलरली श्रमिक न्याय की बात करें तो मज़दूरों के हाथों में पैसे दिए जाएंगे मनरेगा से, और जो शहरी वर्कर्स हैं उनके हाथ में भी ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर उनके हाथ में पैसा आएंगे तो वो भी साबुन, तेल,
खाना पीना इन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, तो ओवरऑल इन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। अब कई लोग ये काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि इतने पैसे बांटेंगे तो इकॉनमी डूब जाएगी। तो दोस्तों इस आर्ग्यूमेंट को मैं नहीं मानता हूँ कि जब लोगों के हाथों में पैसे दो तो इकॉनमी डूब जाती है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जब भी रिसेशन आता है, जब भी इकोनॉमिक संकट आता है, वो लोगों को के हाथों में पैसे देते हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब मैं भी वहाँ रहता था और मैं तो वहाँ का सिटीज़न भी नहीं था, तो भी मेरे अकाउंट में एक दिन पैसे आ गए $1800, और मैंने जो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे पैसे दिए गए हैं, वो तो जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि जी ये तो आपके स्टिमुलस के पैसे हैं। कोरोना के टाइम्स में भी हमने देखा कि उन्होंने घर बैठे बैठे लोगों के हाथों में पैसे दिए कि ये लो जाओ पैसे खर्च। तो लोगों के हाथ में अगर आप पैसा देंगे तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपकी इकॉनमी ख़राब होगी। हमारे इंडिया में कई सारे स्टेट्स ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने जो कोई तरीके की फ्रीबीज नहीं देते, कोई फ्री एजुकेशन, कोई फ्री मेडिकल सप्लाईज, कुछ भी नहीं देते, लेकिन फिर भी उनकी सरकारें घाटे में चल रही हैं। तो अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट होता है तो किन सेक्टर्स में को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उसकी मैं एक लिस्ट में अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा इसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखें तो इन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। इसमें माइक्रो फाइनेंस, ट्रैक्टर, टू व्हीलर, फर्टिलाइजर, सीड्स, FMCG एंड फास्ट फूड। अगर आप इस वक्त देखें तो इसमें से ज़्यादातर सेक्टर्स ऑलरेडी इन्होंने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है अगर सरकार बदलती है तो मार्केट में क्या हो सकता है और किन सेक्टर्स को फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।